चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है ध्वनि विज्ञान। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हिंदी ऑनर्स के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। और इस लेक्चर के दौरान हम ध्वनि का अर्थ क्या है, इसका स्वरूप और विशेष रूप से ध्वनि वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्वनि क्या है? अगर इसका सामान्य अर्थ लेते हैं तो ध्वनि का अर्थ है आवाज, गूंज, नाद या फिर कोलाहल। किसी भी प्रकार की आवाज को ध्वनि कह दिया जाता है, जैसे बादलों के गड़गड़ाने की आवाज, चिड़िया के चहचहाने की आवाज, मोटर गाड़ियों की आवाज या फिर बर्तन गिरने की आवाज। ये सभी प्रकार की आवाजें जो हैं वो ध्वनि कह दी जाती हैं। अगर इस अर्थ में लेते हैं तो ध्वनि का अर्थ जो है वो बड़ा ही व्यापक है, परंतु अगर भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये सभी प्रकार की आवाजें जो हैं वो ध्वनि की कोटि में ना आकर केवल शोर मात्र हैं। केवल शोर है एक तरह का, जिससे किसी भी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती। अब भाषिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ध्वनि क्या है? ध्वनि के बारे में जब बात करते हैं भाषिक दृष्टिकोण से, तो ध्वनि जो है, जो सार्थक आवाजें होती हैं, मनुष्य जब शब्दों का उच्चारण करता है, जिसमें उसके जो उच्चारण अवयव हैं उनका प्रयोग करता है। अब उच्चारण अवयव क्या है? उच्चारण अवयव जैसे हमारे मुख विवर के भीतर जो अंग हैं, जैसे हमारे दांत है, जीभ है, तालु है, वह सभी प्रकार के अंग जो उच्चारण में सहायक होते हैं, उन सभी अंगों का प्रयोग करके मनुष्य जिस वाणी का उच्चारण करता है और उसके पश्चात जिस अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, भाषिक दृष्टिकोण से उन्हीं शब्दों को सार्थक माना गया है और उन्हीं शब्दों को ध्वनि माना गया है। आगे है ध्वनि का स्वरूप। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट जो है वो है मानवीय वाणी ही ध्वनि है। मानवीय वाणी जो मानव के द्वारा उच्चरित की जाए, भाषिक दृष्टिकोण से उसी वाणी को महत्व दिया गया है। अब मानव जो है, मनुष्य जो है, उसमें इतनी सामर्थ्य और बौद्धिकता है कि वो शुद्ध शब्दों का उच्चारण कर सके और जिन शब्दों का उच्चारण वो कर रहा है उसे सुनकर कोई अन्य व्यक्ति जो है उससे किसी न किसी अर्थ का बोध कर सके, किसी न किसी अर्थ की अभिव्यक्ति जो है वो हो सके। तो इसीलिए मानवीय वाणी ही ध्वनि है। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार की ध्वनियां जो हैं वो केवल शोर मात्र हैं, उससे किसी भी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती। अब जैसे ये ध्वनि है, इसके लिए मैं कह दूं कि आप किसी शब्द का चयन करें, मुझे बताएं कि इस प्रकार की ध्वनि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि ये केवल एक शोर है। दूसरा पॉइंट है ध्वनि इकाइयां शब्दों का निर्माण करती हैं। ध्वनि इकाइयां, अब भाषा की जो लघुतम ध्वनि इकाइयां है वो वर्ण है। ध्वनि इकाइयां क्या है? वर्ण। अब वर्ण क्या है? वर्ण जिनके खंड ना किए जा सके, जैसे क, ख, ग, ख, ये सभी क्या है? वर्ण है। अब इन्हीं वर्णों का प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है। अब जैसे क वर्ण है, क वर्ण अपने आप में स्वतंत्र है, परंतु इससे किसी भी अर्थ की प्रतीति नहीं होती, परंतु जब अलग अलग वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो शब्दों का निर्माण होता है और उन्हीं शब्दों से नए नए अर्थ जो है वो निकलते हैं। अब जैसे क, म, ल, अगर इनको आप अलग अलग देखोगे तो ये केवल वर्ण है। क का कोई अर्थ नहीं है, म का कोई अर्थ नहीं है, ल का कोई अर्थ नहीं है, परंतु जब आप इन तीनों वर्णों को जोड़ दोगे तो एक शब्द बन जाएगा कमल। और कमल का नाम सुनते ही आपको अर्थ समझ में आ जाएगा कि कमल क्या है, एक फूल के बारे में बात की जा रही है। तो इसी तरह से जो ध्वनि इकाइयां वर्ण हैं वो आपस में मिलकर नए शब्दों का निर्माण करती हैं।
तीसरा पॉइंट जो है वो है ध्वनि के दो रूप। ध्वनि के दो रूप कौन कौन से हैं? पहला तो है सामान्य ध्वनि। सामान्य ध्वनि में इसमें वो सभी प्रकार की आवाजें आ जाएंगी। इसमें मानवीय आवाजें भी आ गई और जो बाहरी आवाजें हैं जैसे नदी के बहने की आवाज, हवा के चलने की आवाज, बर्तनों के गिरने की आवाज, सभी प्रकार की आवाजें आ जाएंगी। और भाषण ध्वनि के अंतर्गत भाषण जो भाषा से जुड़ी हुई हो वो आ जाती हैं। और भाषण ध्वनि के क्या है? आगे दो भेद हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक ध्वनि। तो सार्थक ध्वनि जो है जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, और निरर्थक ध्वनियां निरर्थक जिनका अर्थ ना हो। जैसे कई बार हम बोलते समय सार्थक ध्वनियों के साथ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं है। जैसे बोल दूं मैं पानी के साथ आप कह दो पानी वानी, तो पानी क्या है? सार्थक शब्द है, और उसके साथ जो आपने वाणी ऐसे ही जोड़ दिया वो निरर्थक शब्द है। जैसे चाय के साथ आप जोड़ दो वाय, चाय वाय, तो सार्थक और निरर्थक दोनों शब्द जुड़ गए साथ में। ठीक है, तो इसी तरह से सार्थक ध्वनियां और निरर्थक ध्वनियां दोनों का उच्चारण जो है वो मनुष्य करता है। आगे हम पढ़ेंगे ध्वनियों का वर्गीकरण। सभी प्रकार की भाषाओं में स्वर और व्यंजन दो प्रकार की ध्वनियों का उल्लेख मिलता है, और ध्वनि संबंधी यह विभाजन जो है वो बहुत ही पुराना है। आचार्य पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भी जो है स्वर और व्यंजन के बारे में उल्लेख किया है। तो सबसे पहले वर्गीकरण के अंतर्गत हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। आगे स्वर को किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वर क्या है, इसे किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। तो स्वर के बारे में जब बात करते हैं तो स्वर जो है वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इन्हें उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, और जब स्वरों का उच्चारण हम करते हैं तो हमारे मुख विवर से जो वायु है वो अबाध गति से बाहर निकलती है, मतलब किसी प्रकार का अवरोध या रुकावट उत्पन्न नहीं होती। अब स्वर जो है वो कुल 11 प्रकार के हैं। 11 स्वर हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। तो ये जो है वो 11 प्रकार के स्वर हैं। इसके अतिरिक्त जो है अंग और अह, इसे भी जो है कुछ विद्यार्थी स्वर के अंतर्गत ही गिनते हैं, परंतु ये जो है वो अयोगवह है। अयोगवह, और इनके लिए जो चिन्ह है वो इस तरह से है जिसे अनुस्वार कह दिया जाता है। इसे अनुस्वार कहते हैं, और ये वाला चिन्ह जो है इसे विसर्ग कह दिया जाता है। विसर्ग। अब उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी जिनमें अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग हुआ है और इनका उच्चारण कैसे करना है। अब शब्द है हंस, तो इसमें क्या है, हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। तो इसमें जो व्यंजन है ह के बाद जो है आपने अनुस्वार का उच्चारण करना है। हंस, पहले ह की ध्वनि होगी, उसके बाद अंग हंस, और उसके बाद विसर्ग का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे विसर्ग भी क्या है, जो व्यंजन है उसके बाद ही इसका प्रयोग होगा। जैसे शब्द है प्रातः, तो ह की ध्वनि उच्चरित होती है और त व्यंजन के बाद ही जो है विसर्ग लगेगा। तो आपने हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो अनुस्वार और विसर्ग है वो हमेशा व्यंजन के बाद ही उच्चरित होंगे। और आगे हम स्वर के वर्गीकरण के अंतर्गत पहला वर्गीकरण जो करेंगे वो है मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। मात्रा, तो इसका वर्गीकरण बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मात्रा क्या होती है।
मात्रा को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे कि मात्रा क्या है। बहुत बार ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो मात्रा क्या है? किसी भी शब्द के उच्चारण में लगने वाला जो समय है वो मात्रा कहलाती है। तो मात्रा जो है, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 3 रूपों में किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले जो है वो है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, मतलब बहुत ही कम समय लगे जिन स्वरों के उच्चारण में, तो वो क्या है? वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे अ, ई, उ। उच्चारण करके देखोगे तो ये फटाफट इनका उच्चारण हो जाता है, अ, ई, उ। तो ये जो है वो ह्रस्व स्वर हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। और दूसरा जो है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ क्या है? जिसमें ज्यादा समय लगे। तो दीर्घ स्वर वो स्वर हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, ह्रस्व से ज्यादा समय लगे। जैसे आ, ई, उ। अब आप बोल के देखो, जैसे ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, एकदम से बोले गए, और जैसे ही दीर्घ स्वर बोलते हैं तो समय ज्यादा लगता है, जैसे अ, ई, उ। तो ये दोनों में अंतर है। और तीसरा भेद जो है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है वो इन स्वरों में क्या है? ह्रस्व और दीर्घ दोनों से ही दुगना समय लगता है। एक तरह से कह सकते हो कि 3 मात्राओं का समय जिसमें लगता है। तो जैसे शब्द है ओम, तो ये जो है वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। इसे समझाने के लिए ये भी कह सकते हैं, जैसे किसी को दूर से पुकारने के लिए जब हम कोई आवाज लगाते हैं तो वो भी एक तरह से प्लुत ध्वनि के अंतर्गत ही आ जाती है। और अगला विभाजन जो है वो जीभ के प्रयोग के आधार पर है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। पश्च स्वर मतलब पिछला। और अग्र स्वर के अंतर्गत क्या होता है कि वो स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय रहता है। इसके अंतर्गत जो स्वर आ जाते हैं वो है ई, ए, ऐ। इनका उच्चारण कर भी आप देख सकते हैं। और दूसरा मध्य स्वर कौन सा हो जाएगा? वो स्वर जिनके उच्चारण के दौरान हमारी जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है। तो इसके अंतर्गत जो स्वर आ जाता है वो है अ। पश्च स्वर के अंतर्गत हमारी जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है। और इसके अंतर्गत जो स्वर आ जाते हैं वो है ओ, औ, उ, ऊ। ओ, औ, उ, ऊ। इन्हें आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जो है वो जरूर पूछ लिया जाता है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं। अग्र स्वर ई, ए, ऐ और मध्य स्वर अ और पश्च स्वर ओ, औ, उ, ऊ। अगला वर्गीकरण जो है वो है ओष्ठ की स्थिति के अनुसार। ओष्ठ मतलब होंठों की स्थिति के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले जो है वो है वृत्ताकार। वृत्ताकार, तो वृत्ताकार का अर्थ क्या होता है? गोलाकार। तो इसके अंतर्गत वो स्वर आ जाते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो ओष्ठ हैं, जो होंठ हैं, उनकी स्थिति गोलाकार हो जाए, गोल हो जाए। तो इसके अंतर्गत जो स्वर आ जाते हैं वो है ओ, औ, उ, ऊ। इनका उच्चारण करके देखोगे तो आपको ये अनुभव होगा कि जो आपके ओष्ठ हैं वो गोलाकार रूप धारण कर लेते हैं, जैसे ओ, औ, उ, ऊ। और अगला जो है वो है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार के अंतर्गत क्या है? जब होंठों की स्थिति गोलाकार ना होकर सामान्य रहती है, जैसे ई, ए, ऐ। तो ये जो है वो अवृत्ताकार
होते हैं, ई ई ए आई, अवृत्ताकार। और तीसरा जो है वो है उदासीन। उदासीन के अंतर्गत क्या है, वो स्वर आ जाते हैं जो ना तो वृत्ताकार हो और ना ही अवृत्ताकार हो, वो उदासीन रहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो स्वर आ जाता है वो है अ जो है वो उदासीन स्वर है। तो ये हमने स्वर और उनका वर्गीकरण इसके बारे में पढ़ा है। आगे जो हम चर्चा करेंगे वो है व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। और व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से जो वायु है वो अबाध गति से बाहर नहीं निकलती, मतलब कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होता है। तो ये जो है वो सभी व्यंजन है। तो व्यंजन कौन कौन से हैं, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, क्ष त्र ज्ञ श्र। तो इसमें जो है व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो विद्यार्थी हैं वो गलती किससे करते हैं, क वर्ग की जो अंतिम ध्वनि है अंग, तो इसे वो जो है ड़ के रूप में बोलते हैं। तो ये उच्चारण गलत है, इसका उच्चारण जो है वो अंग के रूप में होगा। और इसे जो है ये सभी वर्ण जो है ये स्पर्श व्यंजन है, क से लेकर म तक। स्पर्शीय व्यंजन इन्हें क्यों कहा गया है, क्योंकि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में कोई ना, हमारी जीवा जो है वो किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है, इसीलिए स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा इनके लिए एक और नाम है वर्गीय वर्ण। वर्गीय मतलब ये वर्गों में बटे हुए हैं, जैसे क ख ग घ अंग, तो ये जो है वो क वर्ग के अंतर्गत आ जाती हैं। और च छ ज झ ञ ये जो है वो च वर्ग के अंतर्गत आ जाती हैं। इसी तरह से ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसी के आधार पर इसे वर्गीय जो है वर्ण भी कहा गया है। उसके बाद य र ल व, ये वर्ण जो है ये अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ य र ल व, मतलब इन वर्णों का उच्चारण जब करते हैं तो अंदर से जो है वायु बाहर निकलती है, बिल्कुल अंदर से। श श स ह, तो ये जो है वो उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन, उष्म मतलब जब श श स ह इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो एक तरह से गर्माहट महसूस होती है, उष्णता का अनुभव होता है, इसीलिए ये उष्म व्यंजन है। और क्ष त्र ज्ञ श्र, ये सभी चारों के चारों जो हैं ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनते हैं, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब जैसे पहला है क्ष, क्ष जो है वो क प्लस श के योग से बना है। और त्र जो है वो त प्लस र के योग से बना है। ज्ञ जो है वो ज प्लस ञ के योग से बना है। और श जो है वो श प्लस र के योग से बना है, इसीलिए ये जो है वो संयुक्त व्यंजन है। आगे जो है हम इन व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। व्यंजन वर्गीकरण के अंतर्गत जो पहला वर्गीकरण है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब जब जो ध्वनियां हम बोलते हैं उनके लिए कोई ना कोई उच्चारण स्थान है।
अगर उस उच्चारण स्थान में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो जो ध्वनियां हैं वो शुद्ध नहीं होंगी। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसे हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो आपको मैंने स्पर्शीय व्यंजन बताए थे, 25 जो वर्ण हैं उन्हें किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले क वर्ग वाली ध्वनियां जो हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ये जो है ये कंठ ध्वनियां हैं। अब जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आप इस चीज का अनुभव करोगे। क, ख, ग, घ, अंग, ये ध्वनियां जो है वो हमारे कंठ से निकलती हैं। और दूसरा च वर्ग की जो ध्वनियां है वो तालव्य ध्वनियां हैं। च, छ, ज, झ, ञ, इन ध्वनियों का जब उच्चारण करते हैं तो हम इसमें क्या है, हमारी जो जिह्वा है वो तालु को स्पर्श करती है। च, छ, ज, झ, ञ। इसके बाद अगली ट वर्ग की जो ध्वनियां है वो मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। मूर्धा, हमारी जिह्वा जो है वो मूर्धा को स्पर्श करती है। ट, ठ, ड, ढ, अण। जो हमारी दंत पंक्ति है, ऊपर वाली जो दंत पंक्ति है उसके जो पीछे वाला भाग है वो मूर्धा कहलाता है। अगली त वर्ग की जो ध्वनियां है वो दंत्य ध्वनियां हैं। त, थ, द, ध, न। इनका उच्चारण जब करते हैं तो जिह्वा जो है हमारी ऊपर वाली जो दंत पंक्ति है उसे स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, न। और लाल प वर्ग की जो है वो है ओष्ठ्य ध्वनियां। ओष्ठ्य ध्वनियां प, फ, ब, भ, म। हमारे ओष्ठ जो है वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसीलिए ये ओष्ठ्य ध्वनियां हैं। तो ये जो है वो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है। और अगला वर्गीकरण जो है वो है प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। तो प्राणत्व के आधार पर, प्राण का अर्थ होता है वायु या श्वास। तो इसके आधार पर जो व्यंजन है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण, अल्प का अर्थ क्या होता है, कम। तो प्राण मतलब वायु। तो अल्प प्राण के अंतर्गत वो ध्वनियां आ जाएंगी जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो है वो कम वायु निष्कासित होती है। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे, पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसके अंतर्गत जितने भी ये सभी वर्गों के पहले व्यंजन हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। और तीसरे ये सारे जो हैं वो अल्प प्राण है। और पांचवा जो है, पांचवा वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का, वो भी क्या है, अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सभी आपने ध्यान में रखना है, ये अल्प प्राण व्यंजन है। और दूसरा क्या है, महाप्राण। तो महाप्राण क्या है, अल्प प्राण का विपरीत हो जाएगा। तो उसके अंतर्गत क्या है, वो व्यंजन आ जाएंगे जिनका उच्चारण करते समय वायु जो है हमारे मुख से अधिक निकलती है, ज्यादा निकलती है, तो वो महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। तो इसके अंतर्गत जो शेष रह गई थी दूसरी और तीसरी, प्रत्येक वर्ग की दूसरी और तीसरी ध्वनि जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आ जाती हैं। ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ। तो ये सारी जो है वो महाप्राण ध्वनियां हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। अगला वर्गीकरण जो है वो है स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण। तो स्वर तंत्रियां जो है वो 2 मांसल झिल्लियां होती हैं जो हमारे उच्चारण को बहुत ही प्रभावित करती हैं। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर जो वर्गीकरण है उसके आधार पर 2 प्रकार की ध्वनियां होती हैं, घोष ध्वनियां और अघोष ध्वनियां। घोष ध्वनियां जिसे सघोष भी कह दिया जाता है। तो घोष ध्वनियां कौन सी होती हैं, जिनके उच्चारण के समय हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं वो एक दूसरे के नजदीक आती हैं और जब उच्चारण किया जाता है ध्वनियों का
तो एक प्रकार की घर्षण उत्पन्न होती है, एक तरह की कंपन महसूस होती है, तो वो जो है वो घोष ध्वनियां कहलाती हैं। और हमारे ये जो वर्णमाला है, इसकी जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है वो घोष ध्वनियां कहलाता है। इसके अंतर्गत ये सारे जो हैं क, ज, ड, द, ब, घ, झ, ढ, ध, भ, अंग, ञ, अण, न, म, ये सभी जो है वो घोष ध्वनियां हैं। साथ साथ आप नोट करते जाइए और इसे याद करने की भी कोशिश कीजिए। तो तीसरी, चौथी और पांचवें जो वर्ण है वो घोष ध्वनियों के अंतर्गत आ जाते हैं। और अगला जो है वो है अघोष ध्वनियां। अघोष ध्वनियां जो है वो घोष के विपरीत हैं। तो इसमें क्या है, किसी प्रकार के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में किसी प्रकार की कोई घर्षण उत्पन्न नहीं होती, मतलब किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा नहीं होती। अब जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तो ये ऐसे व्यंजन हैं जो बिना किसी अवरोध के बोले जा सकते हैं। तो ये सभी जो हैं पहले और दूसरे, सभी वर्ग के जो पहले और दूसरे वर्ण हैं वो अघोष ध्वनियों के अंतर्गत आ जाते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। आखिरी वर्गीकरण जो है वो है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत सबसे पहले आ जाता है स्पर्श। स्पर्श या व्यंजन जो है उसके अंतर्गत क्या है, जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर में जो हमारी जिह्वा है वो किसी न किसी उच्चारण अंग को स्पर्श करती है। और क से लेकर म तक जितने भी वर्ण आ जाते हैं, क वर्ग के, ख वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, प वर्ग के, वो सभी क्या है, वो स्पर्श व्यंजन हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, ये क से लेकर म तक सभी व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद जो है नासिकीय ध्वनि। नासिकीय ध्वनि कौन सी होती है, जिन शब्दों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु जो है वो हमारे नाक से निकलती है। तो सभी जो वर्ग हैं, पांचों जो वर्ग हैं, उनका जो पंचम वर्ण है वो नासिकीय व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे अंग, ङ, अण, न और म, ये जो है वो नासिकीय ध्वनियां कहलाती हैं। और तीसरा जो है वो है पार्श्विक ध्वनि। तो पार्श्विक के अंतर्गत जो है वो ल ध्वनि आ जाती है। तो पार्श्विक ध्वनि का उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर दो अंगों के, दो अवयवों के मिलने से वायु जब रुक जाती है और जीवा के ऊपर उठने के कारण वायु जो है जीवा के दोनों तरफ से बाहर निकलती है, तब पार्श्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे ल ध्वनि जो है वो पार्श्विक ध्वनि है। उसके बाद है लुंठित ध्वनि। तो लुंठित ध्वनि के अंतर्गत जो है वो र ध्वनि आ जाती है। र ध्वनि, र का जब उच्चारण करते हैं तो एक तरह से कंपन होती है। र जो है जैसे बेलन की भांति लपेटे जाना, उसी तरह से जो है लुंठित ध्वनि का उच्चारण करते समय र जो है वो कंपकपी के साथ बोला जाता है। लास्ट जो है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत जो है वो ड और ढ, ये दोनों आ जाते हैं, ड और ढ। तो उत्क्षिप्त व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है वो झट से ऊपर उठती है और तालु को स्पर्श करके नीचे की ओर आ जाती है, ड और ढ। तो ये दोनों जो हैं वो उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। तो आप लोगों ने ये टॉपिक जो है बहुत ही ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मैं आपके साथ नए विषय पर चर्चा करूंगी।